हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। आज अपना WDV मेथड का लास्ट प्रॉब्लम है। आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। नंबर वन, वी आर नॉट गोइंग टू डील विथ मशीनरी और व्हीकल्स और फर्नीचर अकाउंट, बट वी आर गोइंग टू डील विथ बिल्डिंग अकाउंट। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिल्डिंग? जब आप व्हीकल परचेस करते हो, जब आप मशीनरी परचेस करते हो, जब आप फर्नीचर परचेस करते हो, तो पहले एक परचेस किया, फिर दूसरा परचेस किया, फिर तीसरा परचेस किया, तो पहला टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। बट वेन वी आर थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग, तो पहले बिल्डिंग बांधी है, फिर उसको एक्सटेंड किया है। शायद पहले ग्राउंड फ्लोर बांधा था और बाद में उसमें फर्स्ट फ्लोर बांधेंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा। या फिर पहले एक साइड में बंधा था, बाद में उसको एक्सटेंड किया हुआ है, ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि बिल्डिंग को बांधा हुआ है हमने, और इस बांधी हुई बिल्डिंग में लेट अस से हमने पहले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक बांधा था, बाद में थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बांध दिया। उसके बाद में अपने को समझ में आया कि अभी अपने को सारे बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमने उसमें से कुछ फ्लोर्स बेच दिए, तो बाकी की बिल्डिंग अपने पास है और कुछ फ्लोर्स बेच दिए हैं। ऐसा टाइप का सिचुएशन भी आ सकता है। चलो फिर ऐसे सिचुएशन कैसे अकाउंट करने का वो सीख लेंगे, और उसके साथ में हम लोग WDV मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। WDV का मतलब क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दो अलग अलग मेथड से डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशन करने के। एक का नाम है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरे का नाम है RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर WDV मेथड में डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग WDV ऑफ द एसेट। ये हमने इसके पहले बहुत सारी बार डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी किए हुए हैं। मुझे पूरा गारंटी है कि आपको ठीक से समझ में आ गया है। चलो फिर आज के प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे। क्या कहता है आज का प्रॉब्लम? Mr. Janki Traders Satnagiri acquired a building on 1st April 2015 for rupees 12 lakh. On 1st April 2016, an extension was made to the above building by spending rupees 8 lakh. On 1st October 2016, they sold half part of the building through broker for rupees 9,50,000. Brokerage was paid at 3% on selling price. ओहो, तो this is a completely new point. बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके पहले हमने ऐसा टाइप का पॉइंट कभी भी देखा हुआ नहीं है, और मैं जो आपको अभी ये सिखा रहा हूँ, ये अगर आप ठीक से याद रखोगे तो आप जब CA करने को जाओगे तभी आगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नाम का पॉइंट आएगा, या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सीखने का रहेगा, तभी ये सब चीज़ों का आपको फर्क पड़ेगा। सो द प्रिंसिपल विच आई एम टीचिंग टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज के बारे में भी जो बताने वाला हूँ। चलो फिर आगे देखते हैं। ऑन 31st March एवरी ईयर दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDV मेथड। प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 3 years of 15-16, 16-17 and 17-18. So they are following financial year as the basis for the purpose of accounting. और उन्होंने बिल्डिंग को परचेस भी कब किया? बराबर से 1st April 2015 को परचेस किया है। सो इट इज ईजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। लेट स्टार्ट। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अंदर क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, एंड अभी एक ही बिल्डिंग है तो इसके दो तीन अलग अलग पॉइंट नहीं रहेंगे, एक ही डेट रहेगा, परचेस्ड ऑन 1/4/15। हाँ, लेकिन बाद में उसमें से एक पार्ट को बेचा हुआ है, तो एक पार्ट को बेचा, इसके लिए मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? इस सिंगल अमाउंट कॉलम के बाद में मैं 2 कॉलम कर दूंगा। कब बेचा है उन्होंने? 1st April 2016 को बेचा है। 1st April 2016 को बेचा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला साल जो है 15-16 का जो साल है उसके अंदर आपका नॉर्मल डिप्रिसिएशन आने वाला है। उस बिल्डिंग के 2 टुकड़े वगैरह कुछ नहीं किए हुए हैं, बिल्डिंग के 2 भाग नहीं किए हुए हैं, और 1/4/16 को एक्सटेंड करने के बाद फिर 1st October 16 को उसने बिल्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट बेच दिया है और एक पार्ट अपने पास रखा हुआ है। आधे को बेचा है और आधे को अपने पास रखा हुआ है। तो इसका मतलब 16-17 जो सेकेंड ईयर है, उस सेकेंड ईयर के बीच में बिल्डिंग के 2 भाग होने वाले हैं, एक बेचा हुआ भाग और एक बचा हुआ भाग। तो पहले साल में अमाउंट का एक ही कॉलम रहेगा तो भी चलेगा, बट सेकेंड ईयर के आगे अपने को उसके 2 भाग करने पड़ेंगे, बेचा हुआ हाफ पार्ट और बचा हुआ हाफ पार्ट। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। हम पहले प्रॉब्लम सिंगल रखेंगे, कॉलम सिंगल रखेंगे, और सिंगल कॉलम को बाद में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट ईयर में सिंगल कॉलम और सेकेंड ईयर में 2 डिफरेंट कॉलम्स। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गो फॉर। ओके, चलो फिर लेट मी कंसिडर नाउ। 1st April 15 को क्या हो गया? परचेस किया था। कितने का मशीनरी परचेस किया था? 12 लाख का परचेस किया था। उसमें से 31st March 2016 को डिप्रिसिएशन आ गया एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV मेथड। कोई बोलता है डिमिनिशिंग बैलेंस, कोई बोलता है WDV, कोई बोलता है रिड्यूसिंग बैलेंस, वन एंड सेम।
तो 1,20,000 माइनस कर दिया, फिर 1416 आ गया, 1416 को क्या आ गया आपका WDV, कितनी अमाउंट है उसकी 10,80,000, और वो 10,80,000 के WDV के ऊपर इमीडिएटली 1 अप्रैल 16 को उन्होंने एक्सटेंशन किया हुआ है 8 लाख रुपए का। लगता है ये जो जानकी ट्रेडर्स है इनके पास अलादीन का चिराग है, क्योंकि बराबर 1 अप्रैल 16 को उन्होंने चिराग को घिस दिया और जीनी ने बोला उनको 8 लाख रुपए खर्चा कर दो, मैं अभी का भी आपका फर्स्ट फ्लोर बांध के देता हूँ या फिर सेकंड फ्लोर बांध के देखता हूँ। लेट अस सी। तो 8 लाख रुपए का एक्सटेंशन है, तो अभी बिल्डिंग कम नहीं हो रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है। इसका मतलब मुझे माइनस नहीं करना है बल्कि मुझे ऐड करना है। रियल लाइफ में एग्जैक्टली ऑन अ सिंगल डेट एवरीथिंग विल हैपन, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट ठीक है, अपने को जैसा बोला है 11वीं के लिए उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे कि 1 अप्रैल 16 को उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया, एक दिन में ही एक्सटेंशन हो गया रहेगा, 8 लाख रुपए का ऐड कर देंगे। सो अभी 10,80,000 की अपनी आंसर थी, अपना आंसर था, अपनी अमाउंट थी, इस अमाउंट में 8 लाख ऐड हो गया तो होगा कितना 18,80,000। डेट अभी भी वही है 1416 को ही हम उसको WDV बोल रहे हैं, बट ये WDV बढ़ी हुई WDV है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमने एक्सटेंशन किया हुआ है। एक्सटेंशन करेंगे तो माइनस नहीं करेंगे, ऐड करने वाले हैं। उसके बाद में 2 पार्ट होने वाला है 18,80,000 का, अभी से 2 पार्ट कर दूंगा क्योंकि अभी सेकंड ईयर चालू हो गया है। सेकंड ईयर के अंदर इस मशीन के 2 टुकड़े होने वाले हैं, या फिर इस बिल्डिंग के 2 टुकड़े होने वाले हैं, एक जो बेच दिया वो और एक जो बच गया वो। इसके लिए 2 कॉलम बना लिया, एक कॉलम का नाम रखा सोल्ड ऑन 1/10/16 और दूसरे कॉलम का नाम रखा बैलेंस। 18,80,000 का एग्जैक्टली हाफ इज सोल्ड, तो 18,80,000 का हाफ, इसका मतलब 9,40,000 और बैलेंस जो है वो 9,40,000 रहने वाला है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग साल में उसको यूज करना चालू करेंगे और डेट कौन सी आएगी 1/10/2016 आएगी। जरा ठीक से देखिएगा, ये भी 1416 है, ये WDV है 18,80,000 और ये डिवाइड करने के बाद भी डेट सेम ही रखा है मैंने 1416 को और नाम वही रखा है WDV 9,40,000 मतलब एक्चुअली स्पीकिंग ये जो पर्टिकुलर लाइन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज एक्चुअली वन एंड द सेम। उसका टोटलिंग अभी भी वही है, देखो जरा 9,40,000 और 9,40,000 का टोटलिंग करोगे तो अमाउंट कितनी आएगी फिर से बार 18,80,000 आने वाली है। सो 18,80,000 इज द अमाउंट एंड 9,40,000 इज द सेपरेशन। उसका टोटलिंग करें तो फिर से क्या होने वाला है 18,80,000 ही होने वाला है। तो हमने उसी डेट को सिर्फ उसको सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, बाकी कुछ किया हुआ नहीं है। ओके, नेक्स्ट 1/10/16 को लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% WDV। सो 9,40,000 का 10%, इसका मतलब सर 94,000 आना चाहिए, फिर आपका ये 47,000 कैसे आ गया? क्योंकि 9,40,000 का जो भी कुछ 10% है उसका अपने को आधा कंसिडर करना पड़ेगा। सर आधा क्यों कंसिडर करना पड़ेगा? अरे सिंपल है मेरे बच्चे, उन्होंने अपने को बोल कर रखा है डेट क्या है 1/10/16, तो आप सोच के देखो ना 1/4 से लेकर 1/10 इतना पीरियड आपके पास गया है, इसका मतलब क्या हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर अक्टूबर काउंट नहीं करूंगा, क्यों नहीं काउंट करूंगा मैं? क्योंकि 1 अक्टूबर को बेचा है, 1 अक्टूबर को बेचा है, इसका मतलब इट इज इंप्लाइड कि अक्टूबर महीने में उसको यूज किया हुआ नहीं है। सो ये जो बिल्डिंग है उसको हम लोग सिर्फ 6 मंथ्स का डिप्रेशन चार्ज करेंगे। तो इसका शुरुआत साल के शुरुआत में हो रहा है, बट इसका जो अंत हो रहा है अपने हाथ से जा रहा है वो साल के बीच में जा रही है बिल्डिंग, और ये साल के बीच में कब जा रही है 1 अक्टूबर को जा रही है। इसके लिए 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक मतलब 6 महीने का डिप्रिसिएशन, मतलब आधा डिप्रिसिएशन। सो आधे बिल्डिंग के ऊपर आधे साल का डिप्रिसिएशन। सो 9,40,000 के ऊपर फुल ईयर का डिप्रेशन रहेगा 94,000, हाफ ईयर का डिप्रेशन रहेगा 47,000। दैट्स व्हाट इट इज कंसिडर्ड। तो चलो अगर किसी को डर लगता रहेगा तो फिर भी यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि सर दिस इज फॉर 6 मंथ्स। ओके, इधर टोपी नहीं डाला है, टोपी जनरली हम कब डालते हैं जब एसेट को परचेस किया तभी टोपी डालते हैं। अभी एसेट तो पुराना वाला था अपना, उसके ऊपर हम लोग बीच में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे टोपी डाला नहीं मैंने। ओके, सो 9,40,000 में से 47 चला गया, बच गया कितना 8,93,000। ये क्या है उसका 1/10/2016 को WDV ऑन सेल। फिर अगला पॉइंट कौन सा है? इट इज सोल्ड ऑन 1/10/16 को, दे सोल्ड हाफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। हमारा रूल है जो जा रहा है वो जाने के पहले अपना हिसाब चुकता करके जाएगा, जो यहाँ पे क्या उसका हिसाब यहीं पे चुकता करना पड़ता है, तो हमने डिप्रिसिएशन भी चार्ज करके हो गया है, सो वी आर गुड एट दैट। बट नेक्स्ट पार्ट, थ्रू अ ब्रोकर फॉर ₹9,50,000, इसका मतलब अपने को बोलना पड़ेगा लेस सेल प्राइस 9,50,000। लेकिन सर ये क्या, आप तो यहाँ पे लिख रहे हो 9,50,000 और आगे आपने अंडरलाइन करके रखा है ब्रोकरेज वॉज पेड एट द रेट ऑफ 3% ऑन सेलिंग प्राइस। नाउ इफ यू रिमेंबर माय लेक्चर ऑन concepts and conventions on accounting, तब मैंने आपको सिखाया था देयर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉस्ट कंसेप्ट एंड देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है, हम किसी चीज को परचेस करते हैं तो उसको हमने कितने में परचेस किया है, उसकी कॉस्ट क्या है वो देखो और उसके हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर दो। उसका
जो पैकिंग आया रहेगा उस पैकिंग के ऊपर जो उसका एमआरपी पेस्ट किया हुआ रहेगा, चिपकाया हुआ रहेगा, उसको मत देखो, तुमने कितना दिया वो देखो. सो दैट इज द कॉस्ट कंसेप्ट. और सेकंड कंसेप्ट था कॉस्ट अटैच कंसेप्ट. कॉस्ट अटैच कंसेप्ट क्या कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट and any expenditure incurred for maintaining the asset into working condition should be treated as repairs and maintenance expenditure. मतलब आपने एसी परचेस किया रहेगा तो उसको इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़े रहेंगे तो एसी की कीमत के अंदर वो इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर देने का रहता है, और बाद में 1-2 साल के बाद एसी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करोगे तो एसी की कॉस्ट में ऐड करने का नहीं है. ये अपना कॉस्ट अटैच कंसेप्ट है. तो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किए हुए खर्चे को एसेट के कॉस्ट में ऐड करना है. अच्छी बात है. लेकिन अभी हम लोग एसेट को परचेस नहीं कर रहे हैं, अभी हम एसेट को बेच रहे हैं. मतलब अभी हमें एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको अभी एसेट को बेचने के लिए थोड़ी मदद की ज़रूरत है. तो एसेट को बेचने के लिए मदद कहाँ से लाएंगे हम लोग? हम ब्रोकर को बुलाएंगे, देखो भाई हमारी बिल्डिंग अच्छी है, इस बिल्डिंग को बेचने के लिए ज़रा मदद कर दो. तो ब्रोकर कहता है सर ठीक है मैं करूँगा मदद, लेकिन मुझे उसके लिए कमीशन चाहिए, मुझे उसके लिए ब्रोकरेज चाहिए. उसने कितना ब्रोकरेज बोला हुआ है? 3%. सो इफ, सुनिए ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बोल रहा हूँ. इफ एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग एन एसेट, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग एन एसेट, देन such expenditure should be deducted from the sale price received from the customer and only net selling price should be considered in books of accounts. एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ खर्चा किया रहेगा तो एसेट के कॉस्ट में ऐड करो, और एसेट को बेचने के लिए कुछ खर्चा किया रहेगा तो एसेट के सेलिंग प्राइस में से माइनस करो. आई रिपीट, एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ खर्चा किया रहेगा तो एसेट के कॉस्ट में ऐड करो, और एसेट को बेचने के लिए कुछ खर्चा किया रहेगा तो एसेट के सेलिंग प्राइस में से माइनस करके जो नेट सेलिंग प्राइस आएगी उसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो. मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, भले ही 9.5 लाख 9,50,000 रुपये अपने को सेल प्राइस ऑफ द बिल्डिंग मिलने वाली है. बिल्डिंग की सेल प्राइस कितनी मिल गई? 9,50,000. तो पूरे के पूरे 9,50,000 हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले नहीं हैं. इस 9,50,000 को लेने के लिए, बिल्डिंग को 9,50,000 में बेचने के लिए अपने को जो ब्रोकरेज पे करना पड़ा रहेगा उस ब्रोकरेज को हमें माइनस करना है. ब्रोकरेज का परसेंटेज कितना है? 3%. सो 9,50,000 का पहले 3% निकालना पड़ेगा. वो जो भी कुछ रहेगा वो 9,50,000 में से माइनस करना पड़ेगा. फिर उसके बाद जो नेट सेलिंग प्राइस बचेगी उसी को हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं. पूरे 9,50,000 को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आने वाले नहीं है. सो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेलिंग द एसेट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट एंड रिमेनिंग नेट सेलिंग प्राइस शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. अब ये अपने ब्रेन के ऊपर ऐसा, मतलब वो काले पत्थर की लकीर उसके जैसा लिख के रखिएगा, क्योंकि जिंदगी भर भूलने का नहीं है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू बी केप्ट इन माइंड. ओके, तो 9.5 लाख रुपया अपने बुक्स में दिखने वाला नहीं है. अपने बुक्स में 9.5 लाख में से 3% कट करने के बाद जो बचेगा वो दिखने वाला है. तो मैं कंसिडर करूंगा यहाँ पे, देखो, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ नेट सेलिंग प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग. बेसिक सेल प्राइस कितनी है? 9,50,000 रुपया. उसमें ब्रोकरेज कितना है? 3%. सर 3% कैसे कैलकुलेट किया? मेरे ख्याल से मेरे बच्चे जो मेरे साथ जर्नल से है उनको तो मैंने सिखा के रखा है कि 9,50,000 मतलब 100 है. अपने को 1 कैलकुलेट करना है, मतलब लास्ट का 2 जीरो कैंसिल, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9,500. बट अपने को 1% नहीं चाहिए, अपने को 3% चाहिए. सो मल्टीप्लाइड बाय 3 करूँगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना अपना? 28,500. 300, 300, 3 5 15, carry forward 1, 9 3 17, 27, and 27 plus 1 is equal to 28. Okay, so 28,500 is the answer here. अब ये 28,500 गलती से 9,50,000 में ऐड मत करना. हमको कोई ब्रोकरेज देने वाला नहीं है. सर ये लो आपकी बिल्डिंग का पैसा और ये लो आपको ब्रोकरेज, ऐसा नहीं है. हम तो ब्रोकर को पैसा देने वाले हैं. तो 28,500 मिलने वाला नहीं है, 28,500 घटने वाला है, जाने वाला है, हम ब्रोकर को देने वाले हैं. तो फिर उसको 9,50,000 से माइनस करूंगा. 9,50,000 माइनस ब्रोकरेज इज इक्वल टू बचेगा कितना भी? 9,21,500. और ये अमाउंट है वो मेरा नेट सेलिंग प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग है. आई रिपीट, ये जो अमाउंट है वो मेरी नेट सेलिंग प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग है. तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा
और बोलूँगा 11016 को सेल प्राइस 9,21,500। सो भले ही प्रॉब्लम में उसकी कीमत लिखी रहेगी 9,50,000, तो भी अपने आंसर में उसकी अमाउंट आएगी 9,21,500, क्योंकि 9.5 लाख रुपया को कमाने के लिए बीच में ब्रोकर आया था और ब्रोकर ने 3% कट करके ले लिया है, अपने को बाकी का अमाउंट मिल गया है। नेट सेलिंग प्राइसेस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर अगर अपने को पूरा पैसा मिल गया रहेगा और बाद में हमने ब्रोकर को चेक दिया रहेगा तो भी यही करना है। एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर expenditure incurred for bringing the asset in working condition should be added to the cost of asset, and any expenditure incurred for selling the asset should be deducted from the sale price of the asset, whether you received the deducted consideration or you received the full consideration first and thereafter you paid the expenditure, it doesn't make any difference. Okay, चलो देन लेट मी गो अहेड। सो 9,21,500 को मैं माइनस करूंगा तो जो बचेगा उसको कहूंगा प्रॉफिट ऑन सेल। वो कितना है अपना 28,500। 8,93,000 रुपीज़ की बिल्डिंग जाते जाते अपने को 9,21,500 देते गई, तो सुख देते गई कि दुख देते गई? सुख दिया है। कितने का सुख दिया है? 28,500 का सुख दिया हुआ है। सो इट इज कॉल्ड एज अवर प्रॉफिट ऑन सेल 28,500। अब इसका तो काम खत्म हो गया, ये जो अपना अकाउंट है फिर ये जो अपना कॉलम है इसका काम खत्म हो गया। अभी इधर जो बेच दिया है वो अभी अपना नहीं है, उसको भूल जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो बचा है उसको अपने को अभी यूज़ करना है। तो फिर 31 मार्च 17 तक आराम से यूज़ करूंगा। उसका डिप्रेशन आएगा 9,40,000 के ऊपर 10%। अभी 6 महीने का झंझट नहीं है, इसके लिए पूरा 94,000 आ जाएगा। 9,40,000 माइनस 94 मतलब बच गया कितना? 8,46,000। फिर 31 मार्च 18 को डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% WDV मेथड से कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि अभी जो अगला साल है 17-18 तभी ना नया परचेस किया, ना नया और कुछ कंस्ट्रक्ट किया, ना कुछ बेचा, तो साल भर के लिए डिप्रेशन चार्ज करने का 8,46,000 का 10%। 8,46,000 का 10% मतलब कितना? 84,600। तो बच गया कितना? 7,61,400। अपना कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, मेरे कैलकुलेशन को कॉपी मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीख के हो गया है, कैलकुलेशन करके हो गया है। चलो अभी फटाफट से हम लोग सिंपल पार्ट करेंगे प्रॉब्लम का, दैट इज द बिल्डिंग अकाउंट एंड सेकंड वन द डिप्रिसिएशन अकाउंट। चलो जी चलो फटाफट से करेंगे। इन द बुक्स ऑफ कौन है ये? जानकी ट्रेडर्स रत्नागिरी बिल्डिंग अकाउंट बना लिया और उसके नीचे अपना डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया। 3 साल है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। इसका मतलब मेरे ख्याल से 15 लाइन काफ़ी है जानकी ट्रेडर्स के बुक्स में बिल्डिंग के अकाउंट के लिए। और उसके बाद में डिप्रिसिएशन अकाउंट के लिए एक 10-15 लाइन, 10 लाइन काफ़ी हो गया। हर एक साल के लिए 2-2 लाइन, 3-3 लाइन पकड़ोगे तो 3 साल का 9 लाइन होता है, और बीच में मेरे ख्याल से डबल डिप्रिसिएशन है तो 10 से 12 लाइन छोड़ दीजिएगा। सो बिल्डिंग के लिए 16 to 20 लाइन्स एंड डिप्रिसिएशन के लिए 10 to 12 लाइन्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग साइज। बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग रहेगा तो जंबो साइज हैंड राइटिंग रहेगा तो ज़्यादा लाइन लगेगा, और अगर छोटा हैंड राइटिंग रहेगा मेरे जैसा तो शायद कम लाइन लगेगा। 1/4/15 को मस्टरी को बिल्डिंग को परचेस किया है। सो बिल्डिंग इज कमिंग इन एंड बैंक में से पैसा जा रहा है। बैंक इज द गिवर, एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ऑल एसेट अकाउंट। अ रियल अकाउंट दे फॉलो द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट। फिर पहले साल में कुछ झंझट नहीं है, 12 लाख की बिल्डिंग आ चुकी है, और पहले साल में ना एक्सटेंशन है, ना रिडक्शन है, ना डिप्रिसिएशन है, ना सेल प्राइस है। सो देयर इज नो डिफिकल्टी। मैं कह सकता हूँ 31 मार्च 2016 को बाय डिप्रिसिएशन आंसर कितना है? 1,20,000। और 31 मार्च 16 को क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 10,80,000। सो 12 लाख ये जो अपने आंसर है उसमें से अपना बैलेंस बचेगा कितना? 10,80,000। सर बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया? अरे सिंपल रही, दोनों साइड में 12 लाख लिख दिया और फिर उसमें से 1,20,000 हटा दिया, जो बचेगा वो मेरा 10,80,000। आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग करके यहाँ पे लिख दूंगा 1/4/16 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,80,000। नहीं सर एक चीज़ रह गई आपकी, कौन सी? सर डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपका वो डेबिट इफेक्ट देने का रह गया, क्योंकि अपना एंट्री क्या रहता है सर? अपना एंट्री रहता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। डिप्रिसिएशन के डेबिट में, बिल्डिंग के क्रेडिट में। सो डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिखूंगा टू बिल्डिंग 1,20,000, और बिल्डिंग के क्रेडिट में लिखूंगा बाय डिप्रिसिएशन 1,20,000। ओके, तो ये अपना लिखा हो गया था, उसका सिर्फ डेबिट इफेक्ट पेंडिंग था, वो मैंने कर दिया डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड में टू बिल्डिंग। अभी साल खत्म हो गया मतलब क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, दे आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड। इसके लिए उसको बोल दूंगा 31 मार्च 16 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000, डिप्रिसिएशन अकाउंट का काम तमाम हो गया। अब चलो आगे जाएंगे फिर से एक बार। 1/4/16 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल देंगे 10,80,000। उसी दिन जानकी ट्रेडर्स ने क्या कर दिया था? फट से एक्सटेंशन कर दिया था 8 लाख रुपए का। नया बिल्डिंग आ गया ऐसा सोचेंगे हम लोग, इट विल बी बिल्डिंग इज गेटिंग इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज गेटिंग इंक्रीज, एप्रिसिएटेड। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, सो टू बैंक अकाउंट 8 लाख रुपीज। सो बिल्डिंग के डेबिट में टू बैंक 8 लाख रुपीज।
फिर हम तो सोच रहे थे कि अभी साल भर मस्त से बिल्डिंग को यूज़ करेंगे और अपना काम खत्म करेंगे, लेकिन तब समझ में आ गया कि 6 महीना खत्म हो गया है और 6 महीना खत्म होने के बाद हमने पार्ट ऑफ द बिल्डिंग को, हाउ मच पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग को बेच दिया है। मैं बोलूँगा जाने के पहले क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी कुछ डिप्रिसिएशन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस हाफ पार्ट को हम बेच रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 110/16 को बाय डिप्रिसिएशन 47,000। एंट्री क्या होगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, डिप्रिसिएशन के डेबिट में बिल्डिंग के क्रेडिट में, बिल्डिंग के क्रेडिट में लिख दिया बाय डिप्रिसिएशन 47,000 एंड डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिख दिया टू बिल्डिंग्स 47,000। फिर अपने आपको पूछा कि ये बिल्डिंग जा रही है अपने को कितनी कैश देते जा रही है, हाँ सर मुझे याद है 9,50,000 दे जाइए, 9,50,000 नहीं कंसिडर करना है। रूल क्या सिखाया मैंने आपको, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन ऐड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेलिंग द एसेट डिडक्टेड फ्रॉम सेल प्राइस ऑफ द एसेट। तो 9,50,000 में से मैंने उस 28,500 के ब्रोकरेज को कट कर दिया जो 3% पे करना पड़ा था। सो 9,50,000 माइनस 3%, तो बच गया कितना अपना बैंक 9,21,500। इसको मैं बोला था कि अमाउंट रिकॉर्डेड और नेट बुक वैल्यू और नेट सेल प्राइस रिकॉर्डेड फॉर अकाउंटिंग पर्पज। तो 9,21,500 यहाँ पे आ गया। जो जा रही है बिल्डिंग वो एक्चुअली कितने की थी, वो एक्चुअली 8,93,000 रुपीज़ की थी। तो हमने यहाँ पे लिखना चाहिए था 8,93,000, लेकिन लिख दिया कितना 9,21,500। मतलब बिल्डिंग जाते जाते अपने को सुख देते गई है कि दुख देते गई है, सुख दिया है। कितने का सुख दिया है, तो सुख दिया है अपने को उन्होंने 28,500 रुपीज़ का, मिला कि आपको सबको। सो 28,500 विल बी कंसिडर्ड हियर एज प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रॉफिट ऑन सेल मतलब सर लेकिन प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, आपने हमको सिखाया हुआ है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपने बिल्डिंग अकाउंट को प्रॉफिट का अकाउंट डेबिट कैसे कर दिया। मेरे बच्चे तेरा ध्यान बराबर है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान चाहिए। ये बिल्डिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट अकाउंट नहीं है, ये रियल अकाउंट है। हम इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए था 8,93,000 के हिसाब से अमाउंट, बट लिखा है कितना 9,21,000। मतलब जितना लिखना चाहिए उसके मुकाबले ज़्यादा क्रेडिट किया, तो उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे डेबिट किया हुआ है। और ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट इज नॉट गोइंग टू से कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसके डेबिट में अगर आ गया, बिल्डिंग के डेबिट में प्रॉफिट ऑन सेल आ चुका है, बिल्डिंग के डेबिट में अगर प्रॉफिट ऑन सेल आ गया तो समझ जाने का प्रॉफिट ऑन सेल नाम का एक अकाउंट बन गया है, और वो नॉमिनल अकाउंट है, और उस नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखा रहेगा बाय बिल्डिंग, तो बराबर वहां पे रूल फॉलो हुआ रहेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो टेंशन मत लीजिए, अकाउंट्स कभी भी अपने रूल को तोड़ने वाला नहीं है। अगर आपको अकाउंट्स के रूल परफेक्टली पता है तो आपको समझेगा दिस इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। चलिए जी आगे जाता हूं। अब मुझे क्या करना है, जिसको बेचा है उसका डिप्रेशन रिकॉर्ड करके हो गया, जिसको बेचा है उसका नेट सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करके हो गया, जिसको बेचा है उसकी वजह से आने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड करके हो गया। अब जो बच गया है उसकी तरफ ध्यान दूंगा। अब मेरे ख्याल से वो जो बच गया हमने साल भर के लिए यूज़ किया है, तो 31 मार्च 17 को लिखूंगा बाय डिप्रिसिएशन, और उसकी अमाउंट रहेगी 94,000। सर 94,000 कहाँ से, हमने तभी वर्किंग करके दिखाया था, वो 9,40,000 का बच गया, अभी साल भर के लिए यूज़ करेगा, इसका मतलब 94,000 आने वाला है। फिर बाद में वो 94,000 का सेकंड इफेक्ट दे दूंगा कहाँ पे, डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 31 मार्च 17 टू बिल्डिंग्स 94,000। सर दो क्यों आया, क्योंकि हाफ डिप्रिसिएशन फॉर द एसेट विच इज सोल्ड एंड हाफ डिप्रिसिएशन फॉर द फुल डिप्रिसिएशन फॉर द रिमेनिंग एसेट, तो इसके हिसाब से 94,000 आ गया। डिप्रिसिएशन के डेबिट में बिकॉज डिप्रिसिएशन इज अ लॉस, एंड बिल्डिंग के क्रेडिट में बिकॉज बिल्डिंग का वैल्यू इज गोइंग डाउन। नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा टोटलिंग कितना तुम्हारा 19,08,500, साल खत्म हो गया, मतलब अपने को क्लोजिंग सेरेमनी करने का। 19,08,500 में से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई मेरी 8,46,000। आप अपनी अपनी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कीजिएगा, अगर मेरा आंसर गलत रहेगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके 8,46,000। फिर इस 8,46,000 को क्या बोलेंगे, आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, और कल का ओपनिंग में क्या करूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,46,000। क्लियर। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका, अभी सर थर्ड ईयर चालू हो गया, थर्ड ईयर में क्या करना है, नहीं सर थर्ड ईयर के पहले सेकंड ईयर में डिप्रेशन अकाउंट को क्लोज करने का रहेगा ना। अरे हाँ बराबर बराबर, चलो डिप्रेशन अकाउंट को क्लोज करता हूँ। 47 + 94 मतलब हो गया कितना 1,41,000। 1,41,000 इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, P&L अकाउंट। ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। सो 1,41,000 यहाँ पे ले लिया, काम खत्म, पैसा हजम। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट कौन सा रहने वाला है, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ चुका है, डिप्रिसिएशन आने वाला है 84,600, और फिर बैलेंस कैलकुलेट करूंगा 7,61,400,
और डेप्रिसिएशन का एंट्री जो अपना था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, उसमें से बिल्डिंग अकाउंट का सेकंड इफेक्ट डे हो गया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करने का बाकी है वो भी कर दिया 31 मार्च 18 टू बिल्डिंग अकाउंट 84,600। फिर बिल्डिंग अकाउंट में लिख दिया आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग 1/4/2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना है आपका 7,61,400, ये आपकी अमाउंट है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो कुछ झंझट है नहीं, वो तो नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज होके कहाँ पे चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, बाय पीएनएल अकाउंट 84,600, काम खत्म, पैसा हजम। आज हमने बहुत अच्छा प्रॉब्लम किया। वी हैव कंसिडर्ड बिल्डिंग, एक्सटेंशन, डेप्रिसिएशन, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग सोल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये भूलने का नहीं है, क्योंकि आगे जो अपना एक टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा फाइनल अकाउंट्स, तो फिर से एक बार ये अपने को खेलने को मिलने वाला है। सो लेट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। दो अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में फिर से बार रिवाइज कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड एज एड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर selling the asset should be deducted from sale price, and after such deduction whatever net selling price remains that is going to be considered by us for the purpose of our accounting of the sale price. So gross selling price को हम बुक्स में लेके नहीं आते हैं, बल्कि gross selling price में से ब्रोकरेज को कम करने का जो बचा हुआ नेट सेलिंग प्राइस रहेगा वही हम लोग कंसिडर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक चालू करने वाला हूं, तो फटाफट से पूरा कर दीजिए और अपने दोस्तों को लेके आ जाइए। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।